हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल माय की स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारा सोशोलॉजी का 11th चैप्टर है। चाहे उसको आप 11th चैप्टर बोल लो या फर्स्ट चैप्टर बोल लो, क्योंकि ये हमारी जो सोशोलॉजी है उसका सेकंड जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, कि स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत यानी इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं कैसे चलें। यानी इस चैप्टर में हम डीपली सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रक्रिया स्वरूप जो परिवर्तन आए थे हमारे देश में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मुझे ना सब्सक्राइबर से मतलब है ना लाइक से, मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको समझ में आता है तो मेरा ये उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वेलकम। ठीक है, तो हम कर रहे थे हमारा 11th चैप्टर भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, कि हमें आज़ादी मिल गई यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं चली थी वो कौन सी प्रक्रियाएं थी और उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमारी इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, तो हम इन्हीं इस चैप्टर में पूरा भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं चली थी स्वतंत्रता के बाद एवं स्वतंत्रता के पहले यानी उपनिवेशवाद के टाइम पे भी जो प्रक्रियाएं चली थी उन सभी के बारे में इस अध्याय में उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मुझे ना सब्सक्राइबर से मतलब है ना लाइक से, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी मेरे चैनल पे आए वो कम से कम पूरी वीडियो ज़रूर देखे, ताकि अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो आप बता सकते हो और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो हमारे चैप्टर का नाम ही सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड है। तो पहले हम क्या करेंगे, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं को जानेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन शब्द समाजशास्त्र में विवादित रहा, यानी इसको लेकर हमेशा से विवाद लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, क्योंकि कई विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा है। क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन यानी चेंजेस होते हैं वो होते हैं सामाजिक परिवर्तन, जबकि कुछ ने सामाजिक संबंधों में या समाज में किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। यानी किसी ने कुछ और बोल दिया है, किसी ने कुछ और परिभाषा दे दी सामाजिक परिवर्तन की, किसी ने कुछ और परिभाषा दे दी, तो इससे उसमें क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं हम। मैकाइबर तथा पेज क्या कहते हैं, तो समाजशास्त्री के रूप में हमारे संबंध केवल सामाजिक संबंधों से हैं। मैकाइबर और पेज ये कहते हैं कि हम क्या हैं, एक समाजशास्त्री हैं, इसलिए हमारा संबंध क्या होगा, सामाजिक संबंध से, यानी जो भी हमारे सामाजिक सोशल जो भी हमारे रिलेशंस हैं उनसे हमारा मतलब है। अतः केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। यानी सामाजिक संबंध में जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। सामाजिक परिवर्तन कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी इजी। ओके, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर, की डिफरेंस बिटवीन सामाजिक एंड सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में हम अंतर देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। पहला, केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन आते हैं। सामाजिक परिवर्तन में जो सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन होते हैं वो आते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन कला, संगीत, साहित्य, धर्म आदि में होने वाले परिवर्तन आते हैं। सांस्कृतिक चीज़ों में हमारी कला, संगीत, साहित्य, धर्म वगैरह सभी आता है। तो ये सभी अगर इनमें कोई चेंजेस होता है तो वो किस में आते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन में आते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इसके फलस्वरूप समाज का ढांचा बदल जाता है। अब सामाजिक परिवर्तन होगा, समाज में कुछ परिवर्तन होगा तो समाज का ढांचा तो चेंज होगा ही। केवल संस्कृति में विभिन्न पक्षों में बदलाव आता है। सांस्कृतिक परिवर्तन अगर होता है तो संस्कृति के जो विभिन्न पक्ष हैं उनमें बदलाव आ जाता है। ये प्राकृतिक कारणों व मनुष्य के प्रयत्नों द्वारा होता है। सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है, अगर कोई हमारा प्राकृतिक कारण हो गया या फिर मनुष्य जो भी प्रयत्न कर रहे तो उसके परिणाम स्वरूप भी हमारा सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। नियोजित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन नियोजित रूप से मनुष्य द्वारा किए गए प्रयासों के द्वारा संभव है। सांस्कृतिक परिवर्तन कब संभव होता है, जब हम उसको नियोजित रूप से मनुष्य उसके लिए प्रयास करेगा तभी वो हमारा कंप्लीट होगा। ओके, अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, गति तेज होती है क्योंकि नए आविष्कारों से सामाजिक संबंध में बदलाव आते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति क्या होती है, तेज होती है, बिकॉज क्योंकि इसमें जो आविष्कार हैं, जो भी नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई रिसर्च वगैरह होती हैं, तो उनसे सामाजिक संबंधों में भी चेंजेस आ जाते हैं। ओके, अब गति परिवर्तन धीमी रहती है। सांस्कृतिक परिवर्तन की गति जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। वाई,
क्योंकि कला, संगीत, धर्म, साहित्य में बदलाव में समय लगता है। क्योंकि अगर हम कला को बदलेंगे, धर्म को बदलेंगे, संगीत को बदलेंगे, साहित्य को बदलेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सामाजिक परिवर्तन एंड सांस्कृतिक परिवर्तन। ओके, अब हमारे पास भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, कि भाई भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं किस प्रकार चली। ओके, संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। अब मैं आपको ये जो चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी नोट्स के बेस पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरी वीडियो देखो और आपको समझ में आना चाहिए, ताकि मेरा जो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके उससे। अगर एक बंदे को भी अच्छे से समझ में आता है, वो मेरी पूरी वीडियो देख रहा है, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। ओके, मुझे वर्चुअल रियलिटी से कोई मतलब नहीं, मुझे रियलिटी चाहिए। वर्चुअल रियलिटी मतलब मुझे फेक कुछ नहीं चाहिए कि हज़ारों सब्सक्राइबर हो गए, हज़ारों लाइक आ गए एक वीडियो पर, नहीं। मुझे बस मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चा वीडियो देखे और जिस कार्य के लिए मैंने वीडियो बनाई है समझाने के लिए, वो संपन्न हो पूरी तरीके से, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो इसीलिए मैं आपका अपनी हर वीडियो में ज़्यादा दूर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में देता हूँ। ओके, तो अब हम देख लेते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, कि भाई भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं किस प्रकार चली। संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, कि भाई संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाएं क्या थी। औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि। संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में औद्योगिकरण और नगरीकरण हो गया। सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, लाइक परंपराएं, विश्वास, संस्थाएं, विचारधारा आदि में होने वाली परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परंपराएं, विश्वास, संस्थाएं, विचारधारा आदि में चेंजेस हो जाते हैं। उपनिवेशवाद और संरचनात्मक परिवर्तन, कि उपनिवेशवाद और संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। ओके, तो अधिकतर समाजशास्त्रियों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्राय 2 श्रेणियों में रखकर विश्लेषित किया। यानी अधिकतर जो समाजशास्त्री हैं हमारे, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को 2 श्रेणियों में रखकर विश्लेषित कर दिया, यानी उनको 2 श्रेणियों में रखकर हमें बता दिया है। पहला संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया। अगर हमें सामाजिक परिवर्तन को समझना है तो हमें संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को डिटेल में समझना होगा। जो सांस्कृतिक चेंजेस की जो प्रक्रियाएं हैं उन सभी को डिटेल में समझना होगा, ठीक है। तो उपनिवेशवाद को समझना, पहले हम जान लेते हैं उपनिवेशवाद। जब आप उपनिवेशवाद को जानोगे जब भी आप बता सकते हो कि उपनिवेशवाद के जस्ट पहले क्या था एंड बिफोर आफ्टर देन क्या था, ठीक है। तो किसी प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति देश द्वारा किन्हीं विदेशी व्यक्तियों जो उस शासक वर्ग से अलग होते हैं पर एक लंबे समय तक शासन करने को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे हमारे देश पर ब्रिटेन ने शासन किया, तो वो क्या है हम उसको नहीं जानते थे, और उसने क्या किया, हमारे भारत में आकर अपनी सारी नीतियाँ चलाई। अंग्रेजों ने भारत को एक गुलाम बना लिया था। तो ये क्या है, उपनिवेशवाद का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है। उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव, कि भाई अब हमारे देश में, हमारे भारत में ब्रिटेन ने आकर अपना शासन स्थापित कर लिया, तो हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विस्तार। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था। अंग्रेजों ने न केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को बदला, अपितु खेतों में कब और कौन सी फसल बोई जाएगी इसके निर्णय का अधिकार भी हमारे किसानों से छीन लिया। यानी उन्होंने हर जगह पर अपनी मनमानी चलाई थी। खेती में अगर हम देखें तो उन्होंने हर चीज़ से अपनी मनमानी चलाई, यानी किसानों से ये अधिकार तक छीन लिया था कि भाई अब तुम यानी साल में कितनी फसल उगाओगे और कौन सी फसल उगाओगे। सॉरी। वन क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदी, कि अंग्रेजों ने वन क्षेत्रों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने जनजातीय लोगों के वनों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, यानी जो भी जनजातीय लोग थे उनसे कह दिया कि आप वनों में नहीं जा सकते, जबकि वन उसके पशुओं के लिए चारे का मुख्य स्रोत थी। यानी जबकि वो जनजातीय लोग क्या करते थे, अपने पशुओं के लिए वनों से ही चारा लाते थे। अब वो वन से चारा नहीं लाएंगे तो उनके पशु क्या खाएंगे, ठीक है। उपनिवेशवाद के दौरान लोगों का आवागमन बढ़ा। अब भाई उपनिवेशवाद हो गया हमारे देश में, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और दूसरी जगह से तीसरी जगह आने लगे। ओके, तो भारत के एक भाग में दूसरे भाग में जाने और वहाँ बसने की प्रवृत्ति को काफ़ी बल मिला। यानी भारत में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और वहीं जाकर बसने लगे। बिहार, झारखंड के जनजातीय इलाकों से काफ़ी लोग असम के चाय बागानों में काम करने के लिए पलायन
करते थे। यानी बिहार के जनजातीय इलाकों से ज़्यादातर लोग असम है, असम में क्या है, चाय के बागान है, तो वहाँ पर काम करने के लिए बिहार के बहुत सारे, झारखंड बिहार के बहुत सारे लोग जाते थे। उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्रीयता और उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का उदय, कि भाई हमारे देश में दूसरे देश के निवासी शासन कर रहे थे, तो हमारे देश में राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, और राष्ट्र यानी जो उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों के विरोध की चेतना का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के दौरान बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। यानी उपनिवेशवाद के दौरान बड़े पैमाने पर यानी बहुत ही हाई लेवल पर सामाजिक और आर्थिक चेंजेस हुए थे। इसमें से कुछ परिवर्तन को जानबूझकर किए गए, जबकि कुछ अनजाने में। इसमें से कुछ चेंजेस को जानबूझकर किया गया था, बट और कुछ चेंजेस को अनजाने में किया गया था। यानी अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की कि हम केवल भारतीयों का बुरा करें, लेकिन उन्होंने जिस नीति को अपनाया उससे कहीं कहीं पे किसी नीति में हमारा उससे फ़ायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के शासन से हमें सिर्फ नुकसान हुआ है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है कि हम अपने देश में क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या हम अपने देश में कर सकते हैं। पूंजीवाद और नए बाजारों का आविर्भाव, कि भाई पूंजीवाद के कारण नए बाजारों का आविर्भाव हुआ, यानी नए बाजारों की शुरुआत हुई। तो उपनिवेशवाद की स्थापना के बाद भारत कच्ची माल और कृषि जनित उत्पादों का मुहैया कराने का एक मुख्य साधन बन, निर्मित वस्तुओं का बड़ा उपभोक्ता बन गया। यानी पूंजीवाद के बाद जो भारत था वो कच्चा माल दूसरे देशों को देने लगा, उनसे तैयार जो माल था, रेडी जो भी की थिंग्स थी, उन सभी को अपने भारत में लेने लगा। तो इससे क्या है, आप सोच सकते हो कि अगर भारत क्या कर रहा है, जो कच्चा माल विदेशों को दे रहा है, उसी कच्चे माल से अगर वो अपने देश के लिए उत्पादन करता है तो इससे उसे डबल फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। लेकिन अभी आप अगर प्रेजेंट में देखो तो इंडिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सुधरी हुई है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रवाद का उदय। पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, सिंपल एक लाइन में आप समझो, अपने देश से प्रेम की भावना। यानी अपने देश से प्रेम की जो भावना होती है वो क्या होती है, राष्ट्रवाद होती है। ओके, तो राष्ट्रवाद के सिद्धांत की मान्यता यह है कि लोगों के किसी भी वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी लोगों के कोई भी वर्ग पूर्ण स्वतंत्रता रख सकता है और वह प्रभुता संपन्न सत्ता का भरपूर उपयोग कर सकता है, और जो भी उसकी पावर्स हैं उसका यूज भी कर सकता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो ये उसका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की औद्योगिकरण नगरीकरण क्या था? औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से चलाए जाने वाले उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति संसाधनों जैसे स्ट्रीम या विद्युत द्वारा संचालित मशीनों के द्वारा किया जाता है। यानी औद्योगिकरण में जो वर्क हाथों से होता था उसको मशीनों से करते हैं, सिंपली अगर आप उसको समझो तो। ठीक है, विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई थी। और परिणाम स्वरूप देखते ही देखते ब्रिटिश समाज ग्रामीण समाज से बदलकर एक प्रभुत्वकारी नगर बन गया, यानी नगर वो वाले देश बन गया। पहले ये ग्रामीण समाज था ब्रिटेन का भी, लेकिन फिर ये औद्योगिकरण के कारण उसमें चेंज होकर ये बहुत प्रभुत्वकारी नगरों में चेंज हो गया था। विऔद्योगिकरण क्या है? घटते हुए पूंजी निवेश तथा निर्माण की मात्रा में अत्यधिक ह्रास के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में उत्पादन नियोजन में वृद्धि विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया की सूचक है। यानी अगर उसमें कोई भी पूंजी निवेश घट रहा है या फिर निर्माण की मात्रा का अत्यधिक ह्रास हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र के उत्पादन नियोजन में भी वृद्धि होगी। तो वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया का सूचक है। वो हमें विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया के बारे में जस्ट बता देता है। भारत में प्रारंभिक औद्योगिकरण यानी भारत में प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग से औद्योगिकरण क्या था? तो उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में सघन और उच्च दर्जे का व्यापार विद्यमान था। उपनिवेशवाद से पूर्व यानी उपनिवेशवाद के जस्ट पहले अगर हम देखें तो भी हमारे भारत में उच्च दर्जे का व्यापार विद्यमान था। ऐसा नहीं है कि उपनिवेशवाद आने के बाद ही व्यापार हुआ है। भारतीय उद्योगों का इतिहास अत्यंत ही गौरवपूर्ण रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। 18वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश था। यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक अगर हम देखें तो हमारे भारत में भी अच्छे खासे उद्योग थे। यही कारण है कि भारत को संसार का वर्कशॉप कहा जाता था। वर्कशॉप जहाँ पे वर्क होता है, तो भारत को संसार का वर्कशॉप कहते थे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संसार का वर्कशॉप किसे कहते थे, तो भारत को। ओके,
अतीत भारत में उद्योगों की पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। अब भाई हमारे हिस्टोरियल इंडिया में जो भी उद्योगों के पतन के कारण थे, यानी किन कारणों से उद्योगों का पतन हुआ, तो उसके कौन से कारण थे उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति तथा इसका प्रभाव। इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति हुई थी और इसका प्रभाव भी हमारे देश भारत में पड़ा था। नवाबों और राजाओं का अंत खत्म कर दिया गया, यानी नवाबों और राजाओं का शासन नहीं चलता था, क्योंकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। ओके, हम क्या करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट में, यानी सेकंड जो हमारा 12th जो हमारा चैप्टर होगा वो सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। और जो 13वां चैप्टर होगा उसमें हम कुछ राजनीति से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो उसमें हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अच्छे से जानेंगे। मुझे लगता है आप 12th में आ गए हो, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से 6th या फिर आप 5th 6th से पढ़ते आ रहे हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था। ओके, तो भारतीय माल पर प्रतिबंधात्मक कर लग गया। मशीनीकरण और उससे उत्पन्न प्रतिस्पर्धा। मशीनीकरण हुआ तो इससे कंपटीशन स्टार्ट हुआ। जस्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि की ओर मोड़ देना। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कृषि की ओर मुड़ गई। चाय की बागवानी, ठीक है, चाय की बागवानी क्या है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चाय बागानों के अंग्रेज मालिक बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों का शोषण करते थे, यानी उनसे बहुत ज़्यादा वर्क कराते थे। वे उन्हें कठोर नियम कायदों के अधीन चलने के लिए विवश करते थे, यानी उनसे बोलते थे कि भाई आपको कठोर नियम कायदे मानना होगा, और उनकी मजदूरी के उचित टाइम पर उनको पैसे भी नहीं देते थे। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कि भाई स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ। तो भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया का विधिवत सूत्रपात यद्यपि 1947 के बाद हुआ, परंतु भारत में सूती वस्त्र और जूट की मिलों से भाप शक्ति का प्रयोग 1857 से ही हो गया था। अब हम अगर देखें तो भारत में जो विधिवत औद्योगिकरण प्रक्रिया की शुरुआत जस्ट हुई थी 1947 में, लेकिन जो जूट की मिलें थी वो 1857 से ही उनमें वर्क होने लगा था, ठीक है। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के साथ ही भारतीय औद्योगिक नीति के विकास क्रम की शुरुआत हुई, ठीक है। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की नगरीकरण कैसे चला स्वतंत्र भारत में। तो स्वतंत्र भारत में नगरीकरण बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। ओके, भारत में 10 लक्षी नगर कि भाई भारत में 10 लक्षी नगर क्या हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 35 नगर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर थी। अगर हम 2001 की जनगणना की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इंडिया में 35 नगर ऐसे थे जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर थी, ठीक है। परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बढ़कर 53 हो गई, लेकिन 2001 में इसकी संख्या 53 हो गई थी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनको बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके वो डाउट क्लियर कर सकूँ। अब मैं बोलूँगा आपसे, अगर आपको समझ में आया है तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको जो हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल सकें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके अंदर भी सोशलॉजी सब्जेक्ट के प्रति क्या हो, आकर्षण उत्पन्न हो, यानी उसमें उनका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, क्योंकि दिस सब्जेक्ट वॉज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।